हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में अभी 225 दिन बचे हुए हैं। और दूसरा ये कि 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जो कि अच्छे अच्छे कोचिंगों के, जैसे विज़न का, दृष्टि का, ध्येय का, बाजीराव एंड रवि का, और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपके सामने रखूंगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। जिसमें पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवतावाद विकसित करना। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तीसरा है करों का भुगतान करना। चौथा है मतदान करना। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात की गई है। तो इसके बारे में जब हम देखेंगे तो फिर क्या कहते हैं, ये मूल कर्तव्य से है, सबसे पहले ये जान लीजिए। और ये मूल कर्तव्य का 8वां पॉइंट जब देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो उसके आधार पे ये सही है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे तो फिर नेहरू जी के बारे में याद आ रहा है। तो नेहरू जी ने कहा था कि वो सदैव एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि 20वीं सदी में हुई क्रांतिकारी वैज्ञानिक जो घटनाक्रम हुई थी, उस हमारा देश इसमें पिछड़ापन और अंधविश्वास की पृष्ठभूमि पर है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी इसके साथ कहा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानव का विकास पे भी बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की विचारधारा के बारे में जान चुके थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आड़ में मानव का बलि दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। और दूसरे ऑप्शन में आते हैं, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो ये श्रमिकों की भागीदारी की बात राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व में की गई है, जो आर्टिकल 43 का ए है। और ये समाजवादी सिद्धांत है, जो 43 का ए है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। थोड़ा सा अगर हम और जान लें 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, तो पहले तो आपका ये हो गया उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। दूसरा आता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया था। तो इस आधार पे ये तो गलत हो गया दूसरा। तीसरा पे आते हैं करों का भुगतान करना। तो करों का भुगतान करने में मैं आपको बस खाली एक चीज़ कहूँगा, स्वर्ण सिंह समिति की बात याद रखिए। उन्होंने अनुशंसा की थी कि मूल कर्तव्य में क्या कहते हैं, कर को जोड़ा जाए, सम्मिलित किया जाए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। तो यहाँ पे करों का भुगतान से भी हम बाहर है, मतलब गलत है। मतदान करना, कभी भी जब हम मूल कर्तव्य की आलोचना की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं मतदान के बारे में, कर अदायगी के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में, तो ये नहीं जोड़ा गया है यहाँ पे। तो इसके आधार पे सिर्फ केवल एक सही है, वैज्ञानिक। तो केवल एक पे हम टिक लगा देंगे। फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में सही है। तो सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये समानता अधिकार मौलिक अधिकार और 14 से लेकर 18 तक का अनुच्छेद है। और फिर आते हैं ऑप्शन पे, राज्य द्वारा किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे पे है, नियोजन के लिए राज्य के भीतर निवास को विनिर्दिष्ट करने वाला कोई भी कानून किसी राज्य की विधायिका या संसद द्वारा ही अधिनियमित किया जा सकता है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 15वां अनुच्छेद। अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इस जो उसमें केवल और भेदभाव शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि केवल राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति का। तो इसमें केवल शब्द का मतलब यहाँ होता है कि अन्य आधार पर भेदभाव निषिद्ध नहीं है। जैसे कि दुकानों, होटलों में इत्यादि प्रवेश किया जा सकता है। तो फिर दूसरे में इसी में कहा गया था कि
केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव का यहाँ मतलब होता है, शब्द का अर्थ जो है, जो इससे संबंधित अर्थ निकलते हैं कि प्रतिकूल अंतर करना या दूसरों से प्रतिकूल ढंग से अंतर करना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। और तो इस आधार पे ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। और दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि नियोजन के लिए राज्य के भीतर। तो फिर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि इसमें कहा गया है राज्य और संसद दोनों नियम कानून बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, ना कि राज्य द्वारा। आप आर्टिकल 16 का 3 देखिए, उसके आधार पे आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी गलत नज़र आता है। चलिए, तो इसमें आपका दोनों गलत है, तो इस पर हम डी पे एक टिक लगाएंगे। आते हैं आपात के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लड़का 18 साल का हो जाता है तो उस पर आपातकाल लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जान लें कि भाग 18 है, जिसको आपको याद करने में आसानी होगी। और दूसरा चीज़ ये है कि ये अनुच्छेद 352 और 60 के अंतर्गत आता है। फिर पहला ऑप्शन पे आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा घोषित सभी प्रकार के आपात को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो फिर पहला ऑप्शन के बारे में आपको बताऊं कि इसमें तीनों प्रकार के जो आपातकाल होते हैं के लिए उनकी घोषणा हो जाने के बाद संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उस आधार पे पहला सही है। फिर दूसरे पे आते हैं, जो कि राष्ट्रपति की स्थिति में घोषणा की तिथि से 2 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन के बारे में आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। तो पहला तो ये कि इसको जब हल करेंगे इसके बारे में सोचेंगे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। और पहले जो ये सीमा थी 2 माह की थी, फिर इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दी गई थी 2 माह को। उसके बाद फिर इसी में अगर हम देखें तो यदि संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और फिर इसी के बाद हम आते हैं तीसरे पे, मतलब दूसरे के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। इस संसद के अनुमोदन की अवधि राष्ट्रीय आपात के लिए 1 महीने और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय के लिए 2 महीने करता है। तो फिर इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो फिर आपका ये तो दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें 2 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन किया जाना चाहिए, पर 1 महीने की बात की गई है यहाँ पे राष्ट्रपति आपात की। तीसरा आता है कि वित्तीय आपात की घोषणा 6 महीने तक प्रभावी रहती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आपात एक बार में 6 महीने तक कार्यशील रह सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किए जाने तक एक बार में 1 वर्ष तक कार्यशील रहता है। चलिए, जबकि वित्तीय आपात तब तक कार्यशील रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे हटाए जाने की अनुमति ना दे। तो इस आधार पर ये गलत है कि 6 महीने तक प्रभावी रहती है। तो फिर इसमें सिर्फ पहला सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन नीचे का गलत है। अब हम चौथे पे आते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया। इसने भारतीय
सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की अनुशंसा की। तीसरा है ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से वित्तीय गतिविधियां अधिग्रहित कर ली। तो पहले ऑप्शन का हल खोजते हैं। तो फिर पहले ऑप्शन में देखेंगे कि ये भी 5-6 पॉइंट का है। 1833 चार्टर अधिनियम, लगभग मैं बता दूंगा सारा। तो पहले ऑप्शन में कि इसने बंगाल के जब गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक, इस हिसाब से ये सही है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी, सभी नागरिकों की और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। और जो पहला गवर्नर जनरल बना था संपूर्ण भारत का, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, दूसरा। और इसी में बता दूं कि इसी समय जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर इसका पूर्ण नियंत्रण हो गया था और विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे गवर्नर जनरल को। तो इस आधार पे पहला सही है। फिर हम दूसरे पे आते हैं। इसने भारतीय सिविल सेवा को मैकाले समिति की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। तो मैकाले समिति के बारे में 1853 चार्टर अधिनियम पर आधारित है ये मैकाले समिति, ना कि 1833 पे। तो इस आधार पे आपका ये गलत है। और फिर हम आते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय गतिविधियां अधिग्रहित कर ली। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। इसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। जब अधिग्रहण हुआ था तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपने तहत मिलाने का काम किया गया था। और क्या कहते हैं, दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसमें 1833 में जो सिविल सेवा की बात की गई थी, मुझे अभी याद आया, जो सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हर मामले में उंगली करने की आदत थी उसे। तो इसी आधार पे आपका पहला सही है, दूसरा और तीसरा क्या कहते हैं, नहीं, तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है। तो इस आधार पे आपका बी सही है, क्योंकि इसमें भारतीय सिविल सेवा मैकाले समिति 1853 चार्टर के आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वित्तीय गतिविधियां अधिग्रहित कर ली थी, मिला लिया था, प्रशासनिक बना दिया था इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए अब चलते हैं, बी सही है इसमें। तीसरे पे आते हैं, पांचवें पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। वह केंद्र और राज्यों के खातों का संकलन और अनुरक्षण करता है। वह संसद की ओर से व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं, इसका हल खोजते हैं। जिसमें आपको अनुच्छेद 151 देखना है, जिसमें कहा गया है वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। तो उस आधार पे ये सही है कि क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन। और दूसरे ऑप्शन का हल जो है उसके बारे में बता दूं कि पहले कैग था 1976 से पहले, केंद्र और राज्यों दोनों की बातों का संकलन तथा अनुरक्षण करता था। पर 1976 में लेखा परीक्षा से खातों के पृथक्करण कर दिया गया, अर्थात खातों के विभागीयकरण के कारण केंद्र सरकार के संबंध में उसे अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, वर्तमान में यह केवल राज्यों के खातों का संकलन और रखरखाव करता है। केंद्र के लिए यही कार्य कैग ना करके लेखा विभाग द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पे आपका दूसरा क्वेश्चन गलत है, दूसरा ऑप्शन।
तीसरा है वह संसद की ओर से व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो तीसरे का हल खोजते हैं, तो वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है। तो इस आधार पे आपका तीसरा सही है। तो इसमें केवल एक और तीन सही है। फिर आते हैं छठवें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा गया है कि पांचवी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है इसमें पांचवी अनुसूची भारत के किसी भी राज्य में विद्यमान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। सबसे पहली बात कि इसमें की बात की गई है अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होती। तो पांचवें अनुसूची के बारे में हम जानेंगे। तो पांचवें अनुसूची क्या कहते हैं कि भाग अगर ए देखेंगे तो उसमें पांचवी अनुसूची के प्रावधान के हिसाब से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चाहिए तो आप लिख लीजिए, को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत है। इस प्रकार पांचवी अनुसूची इन चारों राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित हैं। इसमें किसी भी राज्य में विद्यमान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन चार को छोड़ के, जो कि चार है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। चलिए, तो इस आधार पे तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा आता है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होती है। तो इसी का देखेंगे, अनुसूची के पांचवे का खा का देखेंगे, तो उसी में आप अनुसूची पढ़ेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि यह पांचवी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों वाले ऐसे राज्य को अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उसके उन्नति पर सलाह देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होगी। तो इस आधार पे आपका दूसरा सही है। तो यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे केवल और केवल दो सही है, जो कि पहला गलत था जिसमें चार हटा के है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उपयुक्त हैं? एक्चुअली ये टेस्ट सीरीज विजन का है, मैं इसलिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसी का मैं 10 क्वेश्चन उठा रहा हूँ डेली। तो पहला है आम चुनाव के बाद राज्य विधान में किसी भी दल द्वारा बहुमत नहीं प्राप्त करने या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मतलब राष्ट्रपति शासन लग सकता है या नहीं। दूसरा है राज्य सरकार के विरुद्ध कुशासन का आरोप। तीसरा है जब राज्य सरकार धर्मनिरपेक्ष विरोधी नीतियों का अनुसरण करती है। पहले का हल खोजते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन के बारे में बता दूं कि कई सेंटेंस का यूज इसके जगह पे हो सकता है यूज, जैसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल। तो सबसे पहले पे आते हैं आम चुनाव के। तो जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा हो, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में कहा था बम्बई मामले में, तो इस आधार पे आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो पहला सही है। और फिर दूसरे पे आते हैं राज्य सरकार के विरुद्ध कुशासन का आरोप हो। तो इसके हल में मैं बताऊंगा, जब आप इसके अनुचित के बारे में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात के, तो उसमें पाएंगे आप कि राज्य में कुशासन अथवा मंत्री परिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप तथा राज्य में वित्तीय संकट होने पे, आप राष्ट्रपति
शासन नहीं लगा सकते। तो इस आधार पे आपका दूसरा गलत है। और तीसरे पे आते हैं, जब राज्य सरकार धर्मनिरपेक्ष विरोधी नीतियों का अनुसरण करती है। तो फिर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल विशेषता के रूप में रेखांकित किया है। भाई, धर्मनिरपेक्ष मौलिक अधिकार, ये बहुत बड़ा शब्द है। धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना का शब्द है, जो कि संविधान की आत्मा है। इसलिए इसने राज्य सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्ष विरोधी नीतियों के अनुसरण किए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356 लगाए जाने को वैध ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर आप धर्मनिरपेक्ष विरोधी नीतियों को अनुसरण करते हैं तो आप पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस आधार पे आपका पहला और तीसरा सही है, जो कि आपका बी ऑप्शन है। अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए विधान की आवश्यकता होती है, जबकि मूल अधिकार स्वतः प्रवर्तित होते हैं। डीपीएसपी वही राज्य का नीति निदेशक तत्व। दूसरे में कहा गया है, मूल अधिकारों की स्थिति के विपरीत न्यायालय किसी भी निदेशक तत्व के उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक और शून्य नहीं कर सकते। चलिए पहले का हल खोजते हैं। तो पहले के हल में राज्य के नीति तत्व को जब तक राज्य सरकार नियम और कानून नहीं बनाती तब ये लागू नहीं किया जा सकता। इसे विधान की ज़रूरत होती है। ये एकदम सही है। राज्य सरकार जब कोई भी कानून बनाती है तो उसको राज्य के नीति निदेशक तत्व को भी ध्यान में रख के कानून बनाना पड़ता है, अगर वो चाहे तो। फिर उस आधार पे, और जो मूल अधिकार होता है वो स्वतः लागू होता है। जो राज्य सरकार कानून बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन मूल अधिकार को उसको ध्यान में रखना ही पड़ता है, जो कि स्वतः लागू होता है। तो इस आधार पे आपका पहला गलत है। और दूसरे पे आएंगे, मूल अधिकारों की स्थिति के विपरीत न्यायालय किसी भी निदेशक तत्व की उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि हल के बारे में दूसरे के, न्यायालय केवल इस आधार पर कानून की वैधता बनाए रह सकते हैं कि निदेशक तत्व को लेकर जो कानून बना उसको प्रभावी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका दिशा निर्देश देता है, ना कि कानून को क्या कहते हैं डीपीएसपी के उल्लंघन के कारण किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। तो इस आधार पे आपका ना तो एक सही है और ना ही दो, तो सी पे टिक लगा देंगे। वित्तीय आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, इसमें संसद इसके सदस्यों की योग्यता, चयन प्रक्रिया और कार्यकाल निर्धारित है, कार्यकाल निर्धारित करता है। उसके बाद दूसरा है, यह केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच करों के अंश वितरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तीसरा है, प्रत्येक राज्य को पंचायती राज संस्थाओं को राजस्व का आवंटन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, मतलब करना होता है। चलिए फिर हम पहले ऑप्शन का हल खोजते हैं। जब इसकी संरचना देखेंगे वित्तीय आयोग की, तो उसके बारे में कहा गया, संसद वित्तीय आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया निर्धारित करती है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल और नियुक्त राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो इस आधार पर पहला गलत है। और दूसरे पे आते हैं, दूसरे का हल खोजते हैं। तो दूसरे के हल में कहा गया है, संघ और जो कि वित्तीय आयोग का वो क्या कहते हैं कार्य है, तो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन। तो फिर यहाँ पे अगर हम इस बात पे पता लगाएं तो ये फिर आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है कि सार्वजनिक बीच करों के अंशों के वितरण। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है ये, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बात की गई है, इसमें नहीं है यह। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, प्रत्येक राज्य को पंचायती राज संस्थानों का राजस्व आवंटन करने के लिए
वित्त का तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों में संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित नीति के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, जो कि इसका तीसरा ऑप्शन के हल के बारे में मैंने बोला। तो प्रत्येक राज्य को पंचायती राज संस्थानों को राजस्व का आवंटन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखना होगा आपको कि इस पे ज़रूर ध्यान देना होगा कि कौन सा सही नहीं है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसमें सही नहीं पूछा है तो आपका पहला दूसरा नहीं सही है, उस आधार पे आपका बी सही नहीं है। निम्नलिखित में से 10वां क्वेश्चन कौन से संवैधानिक निकाय है? भारतीय विधि आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें बस सिर्फ आपको जानना होता है कि नहीं है। तो विधि आयोग जो होता है ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। संवैधानिक का यह मतलब होता है जैसे संविधान द्वारा निर्मित किया गया हो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक है। तो इस आधार पे हम इसमें से डी क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे, जिसमें से कोई नहीं है। पेज को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगला वीडियो देख सकें। धन्यवाद।